हेलो स्टूडेंट, मैं देव शंकर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और अगर कोई यूट्यूब चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड है और जेई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट की और आपके लिंक में है तो आप उसे शेयर भी करें, ठीक है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर का लास्ट पार्ट, मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब बची हुई चीजें, जो मेन पोर्शन था बच्चों जिसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है ना, वो सब चीजें हमने डिस्कस कर ली। आज हम कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे जिनमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है लेकिन वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो कुछ ऐसी बातें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस पोर्शन जो है ट्रांसफार्मर का, देखो बच्चों सबसे पहले अपने बात करते हैं ट्रांसफार्मर के पोलैरिटी टेस्ट के बारे में। देखो बच्चों ये पोलैरिटी का जो टेस्ट है ये एक प्रैक्टिकल चीज है, ठीक है। कौन सी चीज है? प्रैक्टिकल। आपने इंजीनियरिंग के अंदर लैब के अंदर जब भी ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन किया होगा तो आपने एक पोलैरिटी टेस्ट चेक किया होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये प्रैक्टिकल टेस्ट है। अब यहाँ पे अगर देखें कि ये टेस्ट आखिर किया क्यों जाता है, देखो बात है बच्चों सीधी सी कि हमारे ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, दो वाइंडिंग होती है और हम ये चाहते हैं कि हमारी कोई भी वाइंडिंग ज्यादा वोल्टेज के स्ट्रेस में ना आए। कहने का मतलब ज्यादा वोल्टेज के स्ट्रेस में अगर हमारी वाइंडिंग आती है तो हमारा इंसुलेशन को खतरा हो सकता है। इसलिए क्या होता है कि लोड वाइंडिंग या ओवरऑल ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को हाई वोल्टेज स्ट्रेस से बचाने के लिए हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसका नाम है पोलैरिटी टेस्ट। समझिए बात को। इसका मतलब ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए भाई ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ना चाहिए हमारा वाइंडिंग के ऊपर, ताकि वोल्टेज स्ट्रेस ज्यादा नहीं होगा तो इंसुलेशन हमारा डैमेज नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या परफॉर्म करते हैं? पोलैरिटी टेस्ट। पैरेलल ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले पोलैरिटी टेस्ट किया जाता है। ये तो वैसे कोई एग्जाम में आपसे पूछेगा नहीं। अब सुनो ध्यान से बच्चों कि पोलैरिटी टेस्ट होते हैं दो टाइप के, एक होता है सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी और एक होता है एडिटिव पोलैरिटी। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि पोलैरिटी टेस्ट के अंदर कौन सा पोलैरिटी प्रेफर किया जाता है, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी प्रेफर किया जाता है या एडिटिव पोलैरिटी। तो देखो जरा इधर बच्चों, मैंने ये आपको दिखाया एक ट्रांसफार्मर टू वाइंडिंग, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका प्राइमरी साइड 230 वोल्ट है E1 और सेकेंडरी साइड आपका 115 वोल्ट है, मान लो कि स्टेप डाउन है। और जो पोलैरिटी ली गई है ऊपर वाले दोनों टर्मिनल को पॉजिटिव रखा गया है, सेम रखा गया है, और नीचे वाले दोनों टर्मिनल को क्या रखा गया है? नेगेटिव। तो एक बात पता होगी बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था कि जब अपने कोर पे वाइंडिंग करते हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का ओरिएंटेशन अपोजिट होता है, ठीक है। तो वो जो ओरिएंटेशन अपोजिट है वो दिखाता पोलैरिटी को ही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्राइमरी साइड अगर 230 वोल्ट है और सेकेंडरी साइड 115 वोल्ट है तो पॉजिटिव टर्मिनल को लीड से कनेक्ट किया गया है और नेगेटिव टर्मिनल में वोल्ट मीटर लगाया गया है। तो वोल्ट मीटर ओवरऑल इस ट्रांसफार्मर एक्शन में कितना वोल्ट रीड करेगा, तो इनको आपस में अगर बच्चों कनेक्ट करें, ठीक है, इनको आपस में, ये एक वोल्ट मीटर है, कहने का मतलब वोल्टेज कितना रीड करेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे वोल्ट मीटर भी लिख सकते हो। तो कहने का मतलब ये डायरेक्टली हमारे लीड से कनेक्ट हो गए। अगर हम लूप लगाएं तो हमारे पास ओवरऑल वोल्टेज आता है 115। इसका मतलब सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी के केस में ओवरऑल जो लोड पे वोल्टेज रीड की जाएगी वोल्ट मीटर से वो 115 वोल्ट रीड की जाएगी। इसका मतलब कम रीड की जा रही है, ठीक है। एडिटिव पोलैरिटी के अंदर देखो, एडिटिव पोलैरिटी के अंदर बच्चों हम ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं। चेंज का मतलब है ये प्लस माइनस है, आपकी मर्जी है, इसको आपने प्लस माइनस ले लिया तो दूसरा ओरिएंटेशन को बदल दो। इसका मतलब पहले यहाँ पे A2 जो था, अब की बार A2 वो यहाँ पे आ गया, लीड से कनेक्ट कर दिया। फिर कुछ नहीं है, वोल्ट मीटर कितना रीड करेगा, तो अब की बार वोल्ट मीटर जब आप लूप लगाओगे तो वोल्ट मीटर रीड करेगा 345 वोल्ट रीड करेगा, कितना? 345 वोल्ट। इसका मतलब एडिटिव पोलैरिटी के अंदर
ज्यादा वोल्टेज लोड से रीड की जा रही है, इसका मतलब आपका ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज स्ट्रेस के अंदर है। इसलिए ध्यान रखना बच्चों, एडिटिव पोलैरिटी कभी भी प्रेफर नहीं की जाती है, हमेशा सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी प्रेफर की जाती है। कौन सी पोलैरिटी प्रेफर की जाती है? सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी, क्योंकि सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी के अंदर कम वोल्टेज स्ट्रेस आता है और एडिटिव पोलैरिटी के अंदर हमारा ज्यादा वोल्टेज स्ट्रेस आता है। ठीक है, सो सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी टेस्ट प्रेफर्ड our additive polarity test. In subtractive polarity test, the loads are not subjected to high voltage stress. सही है कि आपका जो लोड है वो ज्यादा वोल्टेज स्ट्रेस के कांटेक्ट में नहीं आएगा। समझ गए कहानी? तो पोलैरिटी टेस्ट परफॉर्म करने का कारण यही है कि हमारा लोड ज्यादा वोल्टेज स्ट्रेस के अंदर ना आए, उसके लिए हम ये वाला टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और कौन सा प्रेफर करते हैं? सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। ओके, नेक्स्ट बच्चों, संपनर टेस्ट। ये भी थियोरेटिकली एग्जाम में आता रहता है बच्चों। जो मैं पॉइंट बता रहा हूं वही पॉइंट आएंगे, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं आएगा। इनको डीप में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर संपनर ट्रांसफार्मर में सिर्फ ये वाले पॉइंट ही रीड करना और ज्यादा कोई पॉइंट रीड नहीं करने हैं। ठीक है, ओके। संपनर टेस्ट ट्रांसफार्मर में परफॉर्म किया जाता है। पहला तो ये ध्यान रखें, क्योंकि बच्चों कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है, जब आप पूरी मशीन पढ़ लेते हो तो एक क्वेश्चन बनता है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 करके। लिस्ट 1 में सारे टेस्ट लिख दिए जाते हैं, संपनर टेस्ट लिख दिया जाता है, ये ट्रांसफार्मर का एडीसी मशीन के टेस्ट लिख दिए जाते हैं, और सामने लिस्ट 2 के अंदर उस मशीन का नाम लिखा जाता है और बोल देता है कि मैच करो। तो ध्यान रखना है, एक तो संपनर टेस्ट का नाम याद रखें कि संपनर टेस्ट जो है हमारा वो क्या करता है, मतलब संपनर टेस्ट ट्रांसफार्मर के लिए परफॉर्म होता है। इसे बैक टू बैक टेस्ट भी कहते हैं। कहने का मतलब दो ट्रांसफार्मर होते हैं, वो बैक टू बैक कनेक्टेड होते हैं। इसे लोड टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 नाम हो गए। तो संपनर नाम याद रखे बच्चों। अब बात ये आती है कि सर संपनर टेस्ट परफॉर्म क्यों करते हैं? देखो बच्चों, प्रॉब्लम ये है कि हमने जब ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट पढ़ा था, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि ओपन सर्किट से इंडिविजुअली आप क्या है, कोर लॉसेस मेजर करते थे, शॉर्ट सर्किट से इंडिविजुअली कॉपर लॉसेस मेजर करते थे, फिर दोनों से लॉसेस को मिला के आप एफिशिएंसी निकालते थे। इसका मतलब अगर आप ओनली ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करो तो एफिशिएंसी कैलकुलेट नहीं की जा सकती, और अगर आप शॉर्ट सर्किट ओनली टेस्ट परफॉर्म करते हो तो एफिशिएंसी नहीं की जा सकती, एफिशिएंसी फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन संपनर टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिससे आप ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी निकाल सकते हो, और संपनर टेस्ट से आप कोर लॉसेस और कॉपर लॉसेस दोनों मेजर कर सकते हो। लेकिन बच्चों संपनर टेस्ट के अंदर बोलते हैं कि कोर लॉसेस और कॉपर लॉसेस का जो रिजल्ट आता है वो एक्यूरेट नहीं आता, इसलिए इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं। प्लस ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट का एक नुकसान और है, आप ट्रांसफार्मर के अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर कितना राइज हुआ है वो मेजर नहीं कर सकते, जो कि संपनर टेस्ट में किया जा सकता है। ध्यान रखेंगे, सीधा क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि संपनर टेस्ट किसके लिए परफॉर्म होता है? ट्रांसफार्मर के लिए। क्या संपनर टेस्ट से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं? आंसर विल बी यस। ट्रांसफार्मर के अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर राइज के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है? ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, पोलैरिटी, संपनर। तो आंसर आएगा संपनर टेस्ट। ठीक है, और ये जो आप टेम्परेचर राइज मेजर कर रहे हो ये विदाउट लोड मेजर कर सकते हो बच्चों, विदाउट लोड मेजर कर सकते हो। लेकिन ओसी और एससी जब परफॉर्म करोगे तो लोड मस्ट बी कंपलसरी। ठीक है, ओके। संपनर टेस्ट में 2 ट्रांसफार्मर होते हैं, लेकिन दोनों ट्रांसफार्मर अब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, तो वो पहले पोलैरिटी टेस्ट होता ही है। इन संपनर टेस्ट बोथ ट्रांसफार्मर नॉट परफॉर्म्ड आइडेंटिकली, मतलब ये आइडेंटिकली परफॉर्म नहीं होते हैं। एक ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर दूसरे ट्रांसफार्मर के टेम्परेचर से हमेशा हाई रहता है, ये पॉइंट याद रखना है। अब ये पॉइंट क्या है इसके बारे में डिस्कस करता हूं, और ये लॉसेस कैसे मेजर करता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बाकी देखो क्वेश्चन तो यहीं से आना है, फिर भी अगर आपको समझना है तो आ जाओ, मैं समझा देता हूं। देखो इधर ये ट्रांसफार्मर है बच्चों,
ये सप्लाई वोल्टेज दी गई है प्राइमरी साइड, ठीक है। ये दो ट्रांसफार्मर लगे हैं, ट्रांसफार्मर 1, ट्रांसफार्मर 2, ठीक है। और ये यहाँ पे दी गई है बच्चों सप्लाई वोल्टेज, इसका मतलब प्राइमरी साइड। अब बच्चों आपको पता है कि इसे ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट दोनों ही लॉसेस मेजर किए जा सकते हैं। तो प्राइमरी साइड हम कौन से लॉसेस मेजर करते हैं? आंसर आएगा कोर लॉसेस, सॉरी यहाँ पे लो वोल्टेज, सॉरी जो अपना प्राइमरी साइड है, लो वोल्टेज साइड कौन से लॉसेस मेजर करते हैं? तो आंसर आएगा कोर लॉसेस। इसका मतलब पहला वाट मीटर कोर लॉसेस मेजर करेगा। और ये कोर लॉसेस दोनों ट्रांसफार्मर के होंगे, तो कहने का मतलब कोर लॉसेस टोटल कितना आएगा? 2 पीसी, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा ध्यान दें कि ये टेस्ट परफॉर्म कैसे होता है। एक बार बच्चों इस करंट को भूल जाओ, ये जो डॉटेड से दिखा रखा है, क्योंकि ये करंट जब मैं इधर से सप्लाई दूंगा ना तब आएगा। अब देखो इधर, जैसे ही आपने सप्लाई दी बच्चों, और अभी कोई लोड लगा हुआ नहीं है, लोड का मतलब अभी हमारा सेकेंडरी साइड क्या है? ओपन है। ओपन का मतलब V2 हमारा क्या रीड हो रहा है? 0 रीड हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या रीड हो रहा है? 0 नहीं, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज रीड हो रही है यहाँ पे V2 के साइड, ठीक है। तो बच्चों जैसे ही आप सप्लाई दोगे तो नो लोड की अगर बात करें, क्योंकि सेकेंडरी ओपन रखना है, सेकेंडरी ओपन रखोगे तो बच्चों प्राइमरी साइड टोटल करंट, दो ट्रांसफार्मर है तो I नोट जाएगा। एक I नोट इधर निकल जाएगा आपका, और इसकी डायरेक्शन इस साइड होगी, ठीक है। एक I नोट करंट आपका इधर निकल जाएगा और इसकी डायरेक्शन आपके इस साइड होगी, करेक्ट है। और सेकेंडरी आपने ओपन रखा है, ओपन का मतलब है कि यहाँ पे करंट 0 है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखें, करंट 0 तभी हो सकता है बच्चों अगर यहाँ पे मैं पोलैरिटी है जो वोल्टेज की वो अपोजिट रखूं। क्योंकि बच्चों प्लस से माइनस गए, माइनस से प्लस गए, तो दोनों की वोल्टेज क्या हो गई? 0। अब वोल्टेज ही 0 है तो सीधी सी बात है करंट तो जाएगा नहीं, करेक्ट है। तो सेकेंडरी ओपन है। अब अच्छा एक बात आओ, अगर सेकेंडरी ओपन है तो प्राइमरी साइड जो लॉसेस मेजर किए जाएंगे वो ओनली कौन से लॉसेस मेजर किए जाएंगे? कोर लॉसेस। और कोर लॉसेस ध्यान रखना 2 पीसी होगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है थियोरेटिकली 2 पीसी, ठीक है। अब सुनो ध्यान से आगे। अब हम देते हैं सेकेंडरी साइड से सप्लाई, हमारा वोल्टेज रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर से सप्लाई देते हैं ताकि वोल्टेज को कम ज्यादा कर सके। जैसे ही आपने सप्लाई दी बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा जो पोलैरिटी रखा गया है वो कुछ इस तरह से रखा गया है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, मतलब सेकेंडरी वोल्टेज आ रहा है 0। बच्चों सेकेंडरी साइड वोल्टेज 0 तभी परफॉर्म होता है अगर मेरा सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करे। समझ रहे हो कहानी? इसका मतलब अगर सेकेंडरी मेरा शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो मेरा यहाँ पे जो लॉसेस मेजर होगा इस साइड, वो ओनली कौन सा लॉसेस मेजर होगा? कॉपर लॉसेस। समझ गए बात को? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी यहाँ पे थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है बच्चों, बस थोड़ा सा इसको देख लें। कॉपर लॉसेस दोनों ट्रांसफार्मर के, कोर लॉसेस दोनों ट्रांसफार्मर के मेजर होंगे। अब एक चीज ध्यान से सुने, मैंने जो आपको चीज बताई थी कि ये ट्रांसफार्मर हो गया और ये ट्रांसफार्मर हो गया, ये दोनों आइडेंटिकली परफॉर्म नहीं होते। एक ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर ज्यादा होता है। कैसे? देखो, इसकी करंट की डायरेक्शन और इसकी करंट की डायरेक्शन सेम है, सेम है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे आप करेक्शन कर लेंगे, प्लस हो जाएगा। मतलब दोनों में करंट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, पोलैरिटी सेम है। इसका मतलब यहाँ पे करंट ज्यादा है ओवरऑल, और यहाँ पे करंट की अगर डायरेक्शन देखी जाए बच्चों तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट है। इसका मतलब यहाँ पे आप माइनस कर दोगे, क्या कर दोगे? माइनस। इसका मतलब दोनों ट्रांसफार्मर में करंट सेम नहीं है। करंट सेम नहीं होने के कारण एक ट्रांसफार्मर में करंट ज्यादा है, एक में कम है। तो जिसमें ज्यादा है वो हाई टेम्परेचर, जिसमें कम है वो लो टेम्परेचर। इसलिए ध्यान रखना है कि संपना टेस्ट के अंदर दोनों ट्रांसफार्मर आइडेंटिकल तो होते हैं, लेकिन उनके टेम्परेचर जो होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते, अलग अलग होते हैं बिकॉज ऑफ करंट डायरेक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं आगे बच्चों, नेक्स्ट। अब एक एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन और आता है, स्टेप्ड कोर क्या होती है?
देखो बच्चों, मेन मुद्दे वाली बात मैं आपको सीधा बताता हूँ। देखो बच्चों, हम क्या है, कोर टाइप मतलब ये स्क्वायर टाइप की कोर यूज में लेते हैं या रेक्टेंगुलर टाइप कोर यूज में लेते हैं। तो बच्चों, हमारा टारगेट होता है कि वाइंडिंग जो की जाए वो किस फॉर्म में की जाए। हमारी वाइंडिंग की जाए बच्चों सर्कुलर फॉर्म में। तो जब बच्चों हम सर्कुलर फॉर्म में वाइंडिंग करते हैं तो आपने रेक्टेंगुलर कोर ली, तो रेक्टेंगुलर कोर लेने से वो वाइंडिंग सर्कुलर नहीं होती है। कहने का मतलब, जब आप रेक्टेंगुलर कोर लेते हो या स्क्वायर कोर लेते हो तो जब वाइंडिंग बच्चों सर्कुलर की जाती है तो आपका स्पेस बच्चों प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं होता। कोर का स्पेस प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं होता। इसलिए कोर का स्पेस प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए हम एक कोर इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है स्टेप्ड कोर। ठीक है। और ऐसा करने से क्या होता है कि अब जैसे आपने इस पे ये वाइंडिंग की हुई है एक कोर पे, मान लो स्क्वायर कोर है, तो बच्चों सीधी सी बात है, कॉपर मटेरियल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। क्या होती है? कॉपर मटेरियल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। लेकिन हम यूज में लेते हैं स्टेप्ड कोर, जिससे क्या होता है, ओवरऑल आपका कोर का एरिया कम होता है, जिसके कारण कॉपर की रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाती है और नंबर ऑफ टर्न भी उसके अकॉर्डिंग ज्यादा मिल जाते हैं हमें। इसका मतलब ये है कि स्टेप्ड कोर का सबसे बड़ा रीजन है यूज में लेने का, सबसे पहला रीजन कॉपर सेव हो जाता है हमारा। और दूसरा क्या है कि हमारी कोर पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाती है। ठीक है, कोर हमारी पूरी तरह से क्या हो जाती है? यूटिलाइज हो जाती है। इसका मतलब स्टेप्ड कोर का सबसे बड़ा यूज है, बस इतना ध्यान रखना आपको, कॉपर को सेव करना पहला यूज है और दूसरा यूज है कोर को पूरी तरह से यूटिलाइज करना। ओके, नेक्स्ट। अब बात आती है पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। यहां से एक क्वेश्चन आता है बच्चों, और क्वेश्चन आता है इनकी कंडीशन से। ठीक है, कंडीशन को थोड़ा ध्यान से समझें। देखो बच्चों, पहले तो बात करते हैं कि पैरेलल ऑपरेशन करते क्यों हैं। देखो बच्चों, चाहे पैरेलल ऑपरेशन ट्रांसफार्मर के हो, चाहे डीसी मशीन के हो, सिंक्रोनस मशीन के हो, किसी के भी हो, पैरेलल ऑपरेशन हमेशा परफॉर्म किए जाते हैं हाई लोड डिमांड को पूरा करने के लिए, हाई वोल्टेज रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, हाई डिमांड को पूरा करने के लिए। तो कहने का मतलब, नाउ इन डेज जो लोड डिमांड इंक्रीज हो रही है उसको पूरा करने के लिए हम ट्रांसफार्मर के पैरेलल कनेक्शन यूज में लेते हैं। सर पैरेलली क्यों यूज में लिया, सीरीज क्यों नहीं लिया? देखो, सीरीज इसलिए नहीं लेते क्योंकि पैरेलल में आपको पता होगा वोल्टेज सेम रहती है। एक ट्रांसफार्मर में वोल्टेज V है तो दूसरे में भी V रहेगी, लेकिन सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज सेम नहीं रहता, इसलिए हम पैरेलल कनेक्शन प्रेफर करते हैं। ओके, अब सुनो इधर, यहां से क्वेश्चन आता है बच्चों, कंडीशन से पूछा जाता है। अब आपसे पूछेगा कि ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन के लिए कौन सी कंडीशन सबसे ज्यादा जरूरी है, जो मस्ट बी होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा। और एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कौन सी कंडीशन डिजायरेबल है। समझ रहे हो कहानी? तो देखो इधर, सबसे पहले डिजायरेबल और सारी कंडीशन की एक साथ बात कर लेते हैं, फिर मैं बता देता हूं आपको। प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज रेशियो सेम होना चाहिए दोनों ट्रांसफार्मर का। जो ट्रांसफार्मर बच्चों आप पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो वो दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल टाइप के होने चाहिए वाइंडिंग के अंदर। कहने का मतलब वोल्टेज रेशियो दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ओके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मस्ट बी कनेक्टेड प्रॉपरली, भाई प्रॉपरली कनेक्टेड होना चाहिए। कहने का मतलब पोलैरिटी ऑफ बोथ ट्रांसफार्मर मस्ट बी सेम। एक चीज ध्यान रखो बच्चों, सिंगल फेस ट्रांसफार्मर में इस कंडीशन को छोड़ के बाकी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो भी ठीक है, नहीं हो रही तो भी ठीक है। लेकिन ये वाली जो कंडीशन है ये मोस्ट एसेंशियल कंडीशन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा मोस्ट एसेंशियल कंडीशन आपकी कौन सी है? तो वो है आपकी कंडीशन नंबर 2। ध्यान रखेंगे, बाकी सारी कंडीशन डिजायरेबल है, अगर बराबर हो जाए तो भी ठीक है और अगर सेटिस्फाई ना हो तो भी ठीक है। लेकिन अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती और आपके ट्रांसफार्मर की प्राइमरी सेकेंडरी प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, प्रॉपरली पोलैरिटी के अंदर नहीं है, तो आपका ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन होगा ही नहीं। बाकी कंडीशन डिजायरेबल है, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू केवीए रेटिंग,
ट्रांसफॉर्मर परसेंटेज इंपीडेंस, परसेंटेज इंपीडेंस का मतलब है पर यूनिट इंपीडेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, पर यूनिट इंपीडेंस जो है बच्चों, ये पर यूनिट का जो पॉइंट है अपने पावर सिस्टम में डिस्कस करेंगे, हालांकि मैं यहां भी कर सकता था लेकिन वहां डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर इक्विवेलेंट रिएक्टेंस अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेशो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो कहने का मतलब इक्विवेलेंट रिएक्टेंस, अगर एक ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट रिएक्टेंस अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेशो एक ट्रांसफॉर्मर का दूसरे ट्रांसफॉर्मर का सेम होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर की कंडीशन है, और इनमें सबसे ज्यादा जो पहले जरूरी है वो सेकंड कंडीशन है। तो क्वेश्चन आएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ए मोस्ट एसेंशियल फॉर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो मोस्ट एसेंशियल है बच्चों पोलैरिटी। ठीक है, और बाकी सारी क्या है, डिजायरेबल है, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो इधर, ये तो हो गई बच्चों सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर की कंडीशन। तो ध्यान रखें, ये जो कंडीशन सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर में आपने यूज में ली है, ये सारी कंडीशन थ्री फेस ट्रांसफॉर्मर में भी अलाउ है। समझ गए, इसका मतलब थ्री फेस ट्रांसफॉर्मर की चार कंडीशन तो यही है, सेम रिपीट होगी, लेकिन एक कंडीशन एक्स्ट्रा होगी। वो क्या है, ये सारी सेम होनी चाहिए, और वो क्या है, फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए दोनों ट्रांसफॉर्मर का। वोल्टेज फेज सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब सुनो इधर, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में तो बच्चों कोई फेज सीक्वेंस होता ही नहीं, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर में फेज सीक्वेंस होता ही है। इसलिए ध्यान रखें, थ्री फेज में मोस्ट एसेंशियल कंडीशन एक तो ये हो गई और एक पोलैरिटी टेस्ट हो गई। तो ध्यान रखें, थ्री फेज के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है, जो होना जरूरी है, वो दो कंडीशन है, एक तो फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए और एक पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। लेकिन सिंगल फेज में एक ही मोस्ट एसेंशियल कंडीशन है और वो है पोलैरिटी। ओके, अब बच्चों बात करते हैं कि लोड शेयरिंग इन पैरेलल ट्रांसफॉर्मर, पैरेलल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, देखो बच्चों, आपने दो ट्रांसफॉर्मर यूज में लिए, तो दोनों ट्रांसफॉर्मर में टोटल लोड आपको दे दिया जाएगा कि इतना लोड है। अब आपको यह बताना है कि दो ट्रांसफॉर्मर अगर पैरेलली कनेक्टेड है तो कौन सा ट्रांसफॉर्मर कितना लोड शेयर कर रहा है। ठीक है, कितना लोड शेयर कर रहा है, तो ये दो फॉर्मूले याद रखो, इन पे न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में। तो पहले ट्रांसफॉर्मर का जो लोड शेयरिंग है, भाई कितना लोड शेयर करेगा, तो टोटल लोड मतलब टोटल केवीए लोड, लोड केवीए इंटू Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, और Z2 हमारा यहाँ पे, और Z1 Z2 क्या है, इक्विवेलेंट इंपीडेंस है। समझ रहे हो कहानी। दूसरा ट्रांसफॉर्मर कितना लोड शेयर करेगा, SL इंटू Z1 अपॉन Z2 प्लस Z1। इस पे न्यूमेरिकल आ जाता है बच्चों एग्जाम में, ये फॉर्मूले याद रखो, याद करने हैं आपको। जैसे अभी एक क्वेश्चन ले लिया अपनों ने, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, आपको बोला है कि दो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है और वो शेयर कर रहे हैं 160 केवीए लोड। कहने का मतलब SL दे दिया आपको 160 केवीए। ठीक है, फिर आपको कह रहा है बोथ ट्रांसफॉर्मर इक्विवेलेंट रिएक्टेंस, दोनों ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट रिएक्टेंस 3 ओम और 9 ओम दे रखे हैं, एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर नेग्लिजिबल। कोई दिक्कत नहीं है, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो हमारा इंपीडेंस क्या होगा, यही होगा इंपीडेंस, करेक्ट है। देन फाइंड आउट लोड शेयर्ड बाय बोथ ट्रांसफॉर्मर। तो कुछ नहीं करना बच्चों, फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, S1 इक्वल टू SL इंटू X2 अपॉन X1 प्लस X2 रख दो वैल्यू। तो S1 पहला ट्रांसफॉर्मर 120 केवीए शेयर करेगा, समझ रहे हो बात को। तो पहला ट्रांसफॉर्मर जिसका रिएक्टेंस J3 ओम है, वो कितना शेयर करेगा, 120 केवीए। अब 120 को माइनस कर दो 160 में से, तो 40 केवीए कौन सा शेयर करेगा, दूसरा ट्रांसफॉर्मर। अब एक चीज सुनो, यहाँ पे नोटिस करो, कई बार मान लो फॉर्मूला याद नहीं है और आपको ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में न्यूमेरिकल, तो देखो क्या करना है। जिस ट्रांसफॉर्मर का
इम्पीडेंस ज्यादा होगा वो कम लोड शेयर करता है। अब आपको पता है कि दूसरे ट्रांसफार्मर का लोड इम्पीडेंस या लोड रिएक्टेंस क्या है, 9 ओम है, तो वो कम शेयर कर रहा है। पहले ट्रांसफार्मर का लोड रिएक्टेंस कितना है, 3 ओम है, तो वो क्या कर रहा है, ज्यादा शेयर कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रांसफार्मर पैरेलल ऑपरेशन पॉसिबिलिटी बतानी है कि भैया दो ट्रांसफार्मर मैं यूज में ले रहा हूं, पैरेलल ऑपरेशन किन का पॉसिबल है। तो पहले तो रूल सुन लो बच्चों, ये रूल है, देखो बच्चों, डेल्टा डेल्टा स्टार स्टार या डेल्टा जिगजैग, ये भी एक कनेक्शन है बच्चों, डेल्टा जिगजैग। ठीक है, इनका फेज सीक्वेंस या तो 0 डिग्री होता है या 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये सेम फेज ग्रुप के अंदर आते हैं, 0 डिग्री या 180 डिग्री। उसके बाद में बच्चों डेल्टा स्टार का होता है +30 डिग्री फेज सीक्वेंस, स्टार डेल्टा का होता है -30 डिग्री फेज सीक्वेंस, और स्टार जिगजैग का होता है ±30 डिग्री। ओके, तो अब रूल ये है बच्चों कि सेम फेज ग्रुप के जो ट्रांसफार्मर हैं उनका पैरेलल ऑपरेशन पॉसिबल है। तो ये दो फेज ग्रुप मैंने आपको बताए हैं, इनको याद करो। अब देखो क्वेश्चन इधर लिखा हूं मैंने, आपको ये क्वेश्चन दे दिया डेल्टा डेल्टा और स्टार स्टार, आपको बताना है कि पैरेलल ऑपरेशन पॉसिबल है क्या। ये दो ट्रांसफार्मर है 3 फेज, एक डेल्टा डेल्टा एक स्टार स्टार है, तो आपसे पूछा है कि क्या पैरेलल ऑपरेशन पॉसिबल है, ये बताना है। तो पहले एक चीज देखो बच्चों, डेल्टा डेल्टा और स्टार स्टार दोनों सेम फेज ग्रुप के अंदर आते हैं, सेम फेज सीक्वेंस में आते हैं, इसका मतलब पॉसिबल होगा। फिर बच्चों डेल्टा 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 अगेन सेम फेज सीक्वेंस में आते हैं, पैरेलल ऑपरेशन पॉसिबल है। फिर आता है बच्चों स्टार स्टार, अब देखो स्टार स्टार तो इस फेज सीक्वेंस में आता है, और स्टार डेल्टा आपका ये रहा -30 डिग्री, तो फेज सीक्वेंस सेम नहीं है, इसका मतलब पैरेलल ऑपरेशन पॉसिबल नहीं होगा। चौथे नंबर की बात करें, स्टार स्टार और स्टार डेल्टा, और सॉरी ये रिपीट हो गया दोबारा से, यहाँ पे डेल्टा स्टार कर लो, डेल्टा स्टार कर लो। तो कहने का मतलब अगेन फेज सीक्वेंस उल्टा हो गया, तो नॉट पॉसिबल। डेल्टा स्टार स्टार डेल्टा, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। कई जने क्या इसको, कई किताबों में आप देखोगे उन्होंने दिखा रखा है यस और कईयों ने नो दिखा रखा है, तो आंसर नो आएगा। क्योंकि बच्चों डेल्टा स्टार का जो फेज सीक्वेंस होता है वो होता है +30 डिग्री, और स्टार डेल्टा का होता है -30 डिग्री, तो फेज सीक्वेंस सेम नहीं हुआ, एक का +30 डिग्री है दूसरे का -30 डिग्री, इसका मतलब नॉट पॉसिबल। ठीक है, ओके। डेल्टा स्टार सेम आ गया, पॉसिबल है। डेल्टा 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 जिगजैग, तो डेल्टा 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 जिगजैग सेम आ गया, पॉसिबल है। फिर डेल्टा डेल्टा स्टार जिगजैग, तो डेल्टा डेल्टा तो 0 डिग्री 180 डिग्री दिखा रहा है, स्टार जिगजैग दिखा रहा है +-30 डिग्री, इसका मतलब पैरेलल ऑपरेशन नॉट पॉसिबल। ओके, चलो नेक्स्ट। अब बच्चों एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्कॉट कनेक्शन और टी कनेक्शन क्यों यूज में लेते हैं। तो देखो बच्चों, दो ट्रांसफार्मर हैं, ठीक है, दो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, तो उनको 3 फेज से 2 फेज या 2 फेज से 3 फेज में कन्वर्जिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो स्कॉट कनेक्शन जनरली यूज टू कन्वर्ट 3 फेज टू 2 फेज एंड 2 फेज टू 3 फेज, दोनों ही काम करता है। ये मैंने एक ही चीज लिखी है, वाइस वर्सा दोनों ही काम करता है। तो 2 फेज से 3 फेज वाला काम ठीक है, क्योंकि हम ज्यादातर 3 फेज इस्तेमाल में लेते हैं, 2 फेज हम कम लेते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब 3 फेज को 2 फेज में और 2 फेज को 3 फेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, स्कॉट कनेक्शन करता है, टी कनेक्शन करता है। अब सुनो इधर बच्चों, स्कॉट कनेक्शन में क्या होता है, दो ट्रांसफार्मर होते हैं, एक ट्रांसफार्मर को बोलते हैं टीजर ट्रांसफार्मर, ये टीजर ट्रांसफार्मर है, और दूसरा ट्रांसफार्मर को बोलते हैं मेन ट्रांसफार्मर। इसका मतलब दो ट्रांसफार्मर होते हैं, एक होता है टीजर और एक होता है मेन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। टू ट्रांसफार्मर आर कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली नॉट मैग्नेटिकली कपल्ड, इसका मतलब ये है बच्चों, ये डायरेक्टली ना, ये ट्रांसफार्मर जो है टीजर ट्रांसफार्मर, ये डायरेक्टली आपका मेन ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है, तो ये मैग्नेटिकली कपल्ड नहीं है, ये इलेक्ट्रिकली कपल्ड है।
तो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। One transformer is known as a main transformer and second transformer is known as a auxiliary or teaser transformer. ओके उसके बाद में देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा या तो पहला पॉइंट पूछेगा बच्चों और या लास्ट वाला पॉइंट पूछेगा कि टीजर ट्रांसफार्मर का टर्न रेशो, ये जो मेन वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का टर्न रेशो है इसका कितना टाइम्स होता है। तो के अगर मेन वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का टर्न रेशो है तो टीजर ट्रांसफार्मर का टर्न रेशो होता है √3/2 इंटू के, और √3/2 को हम 0.866 भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब 86.6% इतना चाहिए हमें, ठीक है। स्टेप्ड कोर इज यूज्ड इन ट्रांसफार्मर इन ऑर्डर टू रिड्यूस। तो आपको बताना है कि स्टेप कोर क्यों यूज में लेते हैं ट्रांसफार्मर में। तो मैंने बताया था बच्चों मेन टारगेट होता है कॉपर को रिड्यूस करना, ठीक है, क्योंकि अगर आप रेक्टेंगुलर लेते हो तो जो आपका सर्कुलर टर्न नहीं आएगा बच्चों, सर्कुलर टर्न नहीं आएगा तो कॉपर का वॉल्यूम ज्यादा होगा, मतलब मटेरियल ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर आप स्टेप्ड कोर यूज में लेते हैं तो आप सर्कुलर टर्न इस्तेमाल करोगे, सर्कुलर टर्न इस्तेमाल करोगे तो सर्कुलर में थोड़ा कॉपर कम चाहिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है बच्चों वीवी कनेक्शन क्या है। तो देखो वीवी कनेक्शन क्या होता है भाई, कई बार मान लो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन की बात करें बच्चों, तो डेल्टा डेल्टा में बाय चांस मान लो कि एक फेस के अंदर कोई फॉल्ट आए और वो फेस क्या हो जाए, ओपन हो जाए एक्सीडेंटली, या मान लो एक फेस को हटा दिया जाए दोनों के अंदर, तो बचा हुआ कनेक्शन क्या कहलाएगा, वीवी कनेक्शन, और इसे ओपन डेल्टा कनेक्शन भी कहते हैं। समझ रहे हो बात को। एक तो ये चीज है। अब एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों ये आता है, रट्टा मार लो चाहे कुछ भी कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं पूछते। आपसे पूछेगा कि वीवी कनेक्शन में जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है वीवी कनेक्शन में, वो डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर रेटिंग का कितना टाइम्स होती है। तो ध्यान रखेंगे 1/√3 टाइम्स। कितना होती है, 1/√3 टाइम्स। तो 1/√3 कितना हो गया, 0.577। ओके, तो ये आपको याद रखना है बच्चों, एग्जाम में ये चीज पूछी जाएगी। ओके, तो ये था आपका ट्रांसफार्मर जो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। ओके, थैंक यू।